नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं राहुल परमार आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन का आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से पालन कर रहे होंगे और ये भी आशा करता हूं कि हम लोगों का संघर्ष बहुत ही जल्दी हम लोगों को इस कोरोना नाम की बीमारी से जल्द राहत दिलाएगा। साथ ही साथ मैं अपने तमाम उन बैंकर्स भाई बहनों के लिए तारीफ़ करना चाहता हूं कि जो लोग ऐसे वक्त पर खुद को रिस्क में डाल करके इस तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि गवर्नमेंट हम लोग को इतना रिकग्नाइजेशन ना दे, बट ट्रुथ इज़ ट्रुथ। सो हैट्स ऑफ टू यू ऑल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने वीडियो में टाइम सीरीज़ को लेकर के कुछ वीडियो बनाई थी, तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो सारी वीडियोस भी देखें। तो यहाँ दे रखा है टाइम सीरीज सीजनल वेरिएशंस। हम इसके बारे में मैंने बुक से पढ़ा भी था। सीजनल वेरिएशन क्या होता है एक बार और देख लेते हैं। देखिए, सीजनल वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज विल बी देयर इफ़ द डेटा रिकॉर्डेड क्वार्टरली। ठीक है, मंथली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली एटसेट्रा। जहाँ मतलब सीजनल वेरिएशन क्या होता है, जहाँ डेटा जो है वो क्वार्टरली, मंथली, टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो। इन अ टाइम सीरीज डेटा वेयर ओनली एनुअल फिगर्स आर गिवन, देयर आर सीजनल वेरिएशन। कंजप्शन, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, इंटरेस्ट रेट, बैंक क्लियरिंग एटसेट्रा आर मार्क्ड बाय सीजनल वेरिएशंस। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार 15.2 यानी कि पेज नंबर 170, ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। एक बार आप पेज नंबर 170 में जो डेफिनेशन दे रखा है सीजनल, चलिए मैं आप लोगों के लिए फिर से पढ़ देता हूँ। सीजनल वेरिएशन में दे रखा है कि देयर इज अ पैटर्न ऑफ चेंज विद इन अ ईयर। ए डॉक्टर कैन एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ द फ्लू केसेस टू इंक्रीज इन विंटर ओनली। तो कई बार क्या होता है ना कि सीजन के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। जैसे फ्लू के केसेस जो है डॉक्टर कब एक्सपेक्ट कर सकता है, विंटर में कर सकता है। हिल रिजॉर्ट्स कैन एक्सपेक्ट मोर टूरिस्ट कब, ड्यूरिंग समर। These are regular patterns and can be used for forecasting the amount of flu vaccines regarding during winter, the doctor's income during winter, the hotel booking in resorts and availability of air and train bookings. तो आप समझ गए होंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। फिर आ रहा है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज की बात करें तो एज पर क्लासिकल टाइम सीरीज एनालिसिस, मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप बिटवीन फोर कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, दैट इज ट्रेंड, सीजनल कंपोनेंट्स, साइक्लिकल कंपोनेंट्स और इरेगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, इज एज्यूम अकॉर्डिंगली। तो यहाँ जो दे रखा है वो ये है कि इसके जो अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ तो इसके बीच में एक मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन है बिटवीन फोर कंपोनेंट। वो फोर कंपोनेंट्स क्या क्या है, ट्रेंड हो गया, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट, इरेगुलर कंपोनेंट। मतलब O is equal to T into S into C into I, where O stand for original data, T for trend, S for seasonal component, C for cyclical component, I for irregular component. एग्जाम्पल दे रखा है जैसे इसमें कि इफ T 800, S 1.4, C 1.5, 1.26, 10, तो किस तरीके से आप ओरिजिनल ट्रेंड निकालोगे, ओरिजिनल डेटा निकालोगे। तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन है, मतलब 800 इंटू 1.4 इंटू 1.5 इंटू 2.6 यानी कि 436 आपका आंसर आ गया। इन अनदर अप्रोच इज ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइम सीरीज इज द सम ऑफ दीज फोर कंपोनेंट्स। एक दूसरे अप्रोच में हर टाइम सीरीज की हर ऑब्जर्वेशन जो होता है सम ऑफ दीज फोर कंपोनेंट, मतलब ओ इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। तो अगर टी 800 दे रखा है, एस 50 दे रखा है, सी 30 दे रखा है, आई -40 है, तो वो क्या होगा, तो 800 प्लस 50 प्लस 30 यानी कि 880 एंड -40 यानी कि 840। तो ये एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज है। और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से दिए जाएंगे और आपको कब पता रहेगा कि मुझे किस स्टेज में मल्टीप्लाई करना है, कब प्लस करना है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। चलिए यहाँ फिर मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि जो ट्रेंड का मेजरमेंट है। तो देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड कंपोनेंट्स। अलग अलग मेथड्स रहते हैं इसके इन अ टाइम सीरीज दैट इंक्लूड्स, जैसे वो ग्राफिक, बाई ग्राफिक के ज़रिए हम मेजरमेंट करते हैं। सेमी एवरेजेस हो गया, देन मूविंग एवरेजेस हो गया। सबसे कॉमन जो है वो मूविंग एवरेज है, एंड लीस्ट स्क्वायर और कर्व फिटिंग बाय प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो ये एक्चुअली क्या है, अभी आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आए।
जब मैं आऊँगा केस स्टडी पे और जब वहाँ केस स्टडी में हम करेंगे कि उसमें क्वेश्चन आएगा कि आप इसको मूविंग एवरेजेस मेथड द्वारा सॉल्व करिए या लीस्ट स्क्वायर, देन आपको समझ में आएगा ओके ये क्या है, किस तरीके से यूज़ होता है, हमने क्या पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, तब जाके आपको बहुत सारी बातें क्लियर। तो जो मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड है ये मुख्यतः 4 हैं। ग्राफिक से हम शो करते हैं, सेमी एवरेजेस से शो करते हैं, ट्रेंड को मापने का साधन। ओके, कोई भी ट्रेंड जैसे सीजनल वेरिएशन साइक्लिकल फ्लक्चुएशन है, या हमने पढ़ा था सेक्युलर ट्रेंड है ना, इरेगुलर वेरिएशन है, इन सब को मेज़र करा जाता है ग्राफिक के ज़रिए। आप बुक में देखिए तरह तरह के फिगर बने हैं, ग्राफ के ज़रिए, सेमी एवरेजेस के ज़रिए, मूविंग एवरेजेस के ज़रिए, लीस्ट स्क्वायर और कर्व फिटिंग बाय प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो सबसे कॉमन मेथड जो रहता है मूविंग एवरेज और लीस्ट स्क्वायर रहता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, अब लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है। तो देखिए लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में दे रखा है कि दिस मैथमेटिकली मेथड इज यूज्ड widely used with the help of which a trend line is fitted to the data in such a way that two conditions are satisfied। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड की अगर बात करें तो ये जो मैथमेटिकली मेथड है ये सबसे ज़्यादा वहाँ यूज़ होता है, इज़ वाइडली यूज विद द हेल्प, जिसकी मदद से विच अ ट्रेंड लाइन इज़ फिटेड टू द डेटा, जो ट्रेंड लाइन है ऐसे डेटा में फिट होता है जहां दो कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे। वो दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहला, सम ऑफ y माइनस वाई कंप्यूटेड इज इक्वल टू 0। ये देखिए, पहला ये कंडीशन मैच करे, दूसरा ये कंडीशन कि सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस कंप्यूटेड वाई ई स्क्वायर। तो जैसे इसमें दे रखा है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ y, कि जो y की एक्चुअल वैल्यू है एंड कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y 0, तो y जो है उसको हमने कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y माना है और ये जो y है इसे एक्चुअल y माना है। मैं फिर यहाँ बोलूँगा, हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा यार ये क्या है y, ये कंप्यूटेड y क्या है, ये क्या 0 आना चाहिए। अभी देखो जब हम इसमें केस स्टडी में आएंगे और जब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमको दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वहाँ किस तरीके से आपको ये चीज़ देखना है, तब जा कर के बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अभी आप ये पढ़िए कि लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात करें तो ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ जो आपका क्या नाम है ट्रेंड है वो उन दो कंडीशन को फुलफिल करे। पहला कि सम ऑफ वाई माइनस सम ऑफ कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। पहली बात तो ये द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y एंड द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y 0। दूसरा, द सम ऑफ y स्क्वायर माइनस द सम ऑफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इज मिनिमम लीस्ट, और इसीलिए इसका लीस्ट स्क्वायर मेथड नाम भी है। मतलब दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द एक्चुअल एंड कंप्यूटेड वैल्यूज इज मिनिमम फ्रॉम दिस लाइन। It is for this reason that the method is known as least square method. The line which we get by this method, और ऐसी लाइन जहाँ हम इस मेथड को पाते हैं उसको हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं। The straight line trend is shown by the equation। जो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है वो इस इक्वेशन द्वारा शो कराया जाता है। और अगर आपने इससे मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो हमने एक क्वेश्चन केस स्टडी का सॉल्व करा था जिसमें हमारे सामने इस प्रकार की इक्वेशन थी। तो the straight line trend is shown by the equation, from which equation that computed y is equal to a plus bx, जिसमें y जो है वो ट्रेंड वैल्यू है टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एक्चुअल y वैल्यूज, जिसे इस चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि एक्चुअल y वैल्यू से क्या है। एंड a is the intercept of the values of the y variables when x is 0, b is the slope of the line, x refers to tan। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना गवा के हम लोग केस स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि केस स्टडी से ही चीज़ें सामने निकल के आएंगी और केस स्टडी ही मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में आता है। देखो मैं ये बात मानता हूँ कि ये जो थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो थ्योरी है ये एग्ज़ाम में नहीं आएगी, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। बहुत से व्यूवर्स कहते हैं सर आप सीधा केस स्टडी पे आया करो।
अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं आपको केस स्टडी कराऊंगा और वहाँ कुछ चीज़ें आएंगी तो आपके बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाएंगी। अभी क्या होगा अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ आती है और फिर जब मैं दोबारा स्लाइड पे आऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगी, हाँ ये कैसे ऐसे है। तो क्या होता है कि चीज़ों को बेहतर समझने के लिए आपको थोड़ा थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी मर्जी है कि आप उसे स्किप करके सीधे केस स्टडी पे आ सकते हैं या पूरा पढ़े, बट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं चीज़ों को पूरा बताऊं। तो चलिए अब ये केस स्टडी है, ये कर लेते हैं। यहाँ दे रखा है कि दिस वन, ओके, यहाँ दे रखा है कि क्वार्टर वाइज डेटा रिलेटिंग टू क्रॉप लोन रिकवरी फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, क्वार्टर वाइज डेटा दे रखा है और ये हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है कि क्वार्टर वाइज डेटा दे रखा है रिलेटिंग टू क्रॉप लोन रिकवरी फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में जो क्रॉप लोन रिकवरी हुआ है उसका क्वार्टर वाइज डेटा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रूरल ब्रांच पी ऑफ पॉपुलर बैंक, कोई एक बैंक है उसकी कोई ब्रांच है उसका है। तो अब देखिए 2012, 13, 14, अब यहाँ तो उसमें 5 ईयर दे रखा है। एनीवे चलिए, तो यहाँ तो 3 साल है, 2012, 2013, 2014 और पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा, मतलब हर ईयर का क्वार्टर दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सीजनल इंडिसेस, आपको कैलकुलेट करना है सीजनल इंडिसेस बाय द रेशियो टू मूविंग एवरेजेस मेथड। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन आएगा कैसे, और क्वेश्चन को देखते ही, पढ़ते ही नहीं, सिर्फ देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है। क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप क्वेश्चन को एक ही व्यू में देख के समझ जाते हो कि मुझे क्या करना है। जबकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तो उस क्वेश्चन को अगर आप 10 बार भी पढ़ो तब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या, ये पूछ क्या रहा है, ये है क्या भला। चलिए आ जाते हैं। तो देखिए अब आप थोड़ा देख करके घबरा सकते हैं कि ये क्या है इतना सब, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हम कैसे निकालेंगे, जो दे रखा है कि हमको कैलकुलेट करना है सीजनल इंडिसेस बाय द रेशियो। अब हमें क्या दे रखा है, देखो अगर मैं 3 इयर्स की बात करूँ, यहाँ 3 इयर्स है 2012, 2013, 2014। ठीक है, इधर आ जाते हैं, दिस वन 2012, 2013, 2014 दे रखा है और ये आपके 4 क्वार्टर्स हैं जो दे ही रखे हैं। ठीक है, ये और ये डेटा है अगेन जो आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, मैं एक बार पीछे जाऊंगा। ये देखिए ये डेटा दे रखा है, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं करा है। अब मुझे करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे 3-4 चीज़ें निकालना है। पहला, मुझे निकालना है 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल्स। 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल्स मतलब कि मुझे ये 4-4 करके प्लस करने हैं। जैसे दिस वन, ये 4 प्लस करो भाई, 20, 30, 50, 50, 20, 70, 70, 15, 85, ये आया। फिर आप ये प्लस करो, 20, 30, 50, 50 और 20, 70, 70 और 20, 90, 90 आया। फिर आप ये प्लस करो, 30, 20, 50, 50, 20, 70, 30 और 20, 50, 50 और 20, 70, हाँ अगेन 95 आया। फिर इस तरीके से आप ये प्लस करो तो 20, 20, 40, 40 और 20, 65, 65, हाँ 105। तो आप समझ गए ना ये कैसे आ रहा है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि 4, देन एक छोड़ के फिर 4, देन एक छोड़ के फिर 4, हम इस तरीके से कर रहे हैं और ये जो वैल्यू आई है वो ऐसे आई है। समझ में आया? अब अगर आप ये पूछेंगे सर ये एट द रेट क्यों लगाया है, तो यहाँ मैंने उसी चीज़ को मेंशन करने के लिए जो मैंने आपको यहाँ बताया, तो यहाँ जो सिंबल से मतलब ये इसका कैलकुलेशन इधर दे रखा है कि एट द मतलब इसको ऐसे ऐसे हमने 4 वैल्यूज़ ली, फिर एक छोड़ के फिर 4 वैल्यूज़ ली, ऐसे आया। तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि किस तरीके से आया। मैंने 4-4 का टोटल करा है, क्योंकि देखो मैं भाई 15, 20, 30 का तो कर ही नहीं सकता ना, मैं स्टार्टिंग से वही लूँगा। तो स्टार्टिंग से लेने के बाद मैंने ऐसे रखा है। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, अब आपको उनका एवरेज लेना है। भाई पहले आपने 4-4 करके उनका टोटल लिया,
अब आपको एवरेज लेना है। एवरेज बोले तो क्या भाई, सिंपल जो नंबर है उनको 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 का टोटल लिया था, तो उसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये आपको लग सकती है बड़ी, पर ये है कुछ नहीं। तो आप देखिए कि यहाँ हमने सिंपली 4 से डिवाइड करा है। अच्छा, फिर हमने क्या करा, तो फिर आप देखिए 2 पीरियड मूविंग टोटल। अब जहाँ हमने 4-4 का टोटल लिया था, वहाँ हम 2-2 का टोटल लेंगे। तो 2-2 का टोटल लेंगे मतलब जैसे ये देखो कि दिस वन, इन दो को अगर आप ऐड करो तो क्या आएगा 43.75, फिर इन दो को ऐड करो आप, फिर क्या आएगा 46.2.5, फिर इन दो को ऐड करो, फिर इन दो को ऐड करो, फिर इन दो को ऐड करो, इन दो को ऐड करो, ऐसे करके आपका ये वैल्यू आ जाएगी। भाई जैसे 4 में किया था वैसे ही आपको 2-2 करना है। फिर वही बात, अब आपको क्या करना है कि एवरेज निकालना है। तो जैसे आपने ये जो वैल्यू थी इनको 4 से डिवाइड करके एवरेज निकाला, वैसे ही अब आपकी ये जो वैल्यू है, इनको ये वाली जो वैल्यू है इनको 2 से डिवाइड करके आप एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट था कि पहले मुझे 4-4 प्लस करने थे, एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के, फिर मुझे उसका एवरेज निकाला 4 से डिवाइड करके, फिर जो वैल्यू आई उसको मुझे क्या नाम है उसका टोटल करना है 2-2 करके, और फिर उसका एवरेज निकालना है। तो ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है समझने के लिए, बस आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ देखिए आप, रेशियो टू मूविंग एवरेज वैल्यू, रेशियो टू मूविंग एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करी जाती है y डिवाइडेड बाई t इंटू 100। तो y यानी कि जो आपका वैल्यू है इंटू 2 इंटू 100। अब आप देखिए कि यहाँ अगर आप y की वैल्यू को t से इंटू करें, y की वैल्यू को डिवाइडेड बाई t और उसको इंटू 100 करेंगे, तब आपका रेशियो टू मूविंग एवरेज आएगा। अब सवाल है ये 137 कैसे। अब देखो y तो यहाँ दे रखा है, तो इसमें से हम कौन सा लेंगे। तो आप ये देखिए यहाँ मैंने मेंशन करा है इस चीज़ को, दिस वन भाई 137.14, ठीक है। यहाँ आ जाइए ये चीज़, तो 30 ये वाली जो वैल्यू है दिस वन, ठीक है। 30 को अगर आप डिवाइड करते हो 21.875, भाई 21 टी तो हमारा ये आया ना, जो हमने सब पूरा करा ये हमारा आया टी, दिस वन, ओके। तो अगर आप, क्योंकि आप ये देखिए या 21.875 इंटू 100, तो आपका 137 आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप 86.49 को करते हैं तो आप इस तरीके से इसमें कर सकते हैं।